तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ जो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं मेनली जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, किसके लिए? WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, जो ये हिस्ट्री ऑप्शनल है वो हम लोग को, अगर हम लोग ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी अगर एग्ज़ाम में चूज़ करते हैं WBCS में, तब हम लोगों को ये ऑप्शन है, ऑप्शनल में हम लोगों को जो सब्जेक्ट है वो रखना पड़ता है। ठीक है, और अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी है तब यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए यहाँ पर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग हिस्ट्री लेंगे, एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या आज एंशियंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का वो होगा क्या, सोर्सेस। कि हम लोग अगर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट जो किया गया वो किस बेसिस में किया गया, किन चीज़ों को लेकर किया गया। तो इसी चीज़ में जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे सोर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे। जो अलग अलग सोर्सेस है जिस तरह से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग को देखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों को पढ़ना है। चौथा जो देखेंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स जो आएंगे इंडिया में, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए वो उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पर क्या देखा। और हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज़ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस का क्या यहाँ पर रोल है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस 5 टॉपिक को जो है हम लोगों को वो कंप्लीट करना है। और इससे WBCS ऑप्शनल अगर हिस्ट्री है तो इसमें, ठीक है, ईच ईयर, ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन रहता है मेंस में। मेंस वो भी किस में, मेंस ऑप्शनल में। अगर हम लोग 10 ईयर क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है, अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन अगर देखेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि सोर्सेस से, ये जो चैप्टर है सोर्सेस वाला, सोर्सेस चैप्टर जो है, इससे हम लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है ईच ईयर।
ईच ईयर हम लोग को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में, मटेरियल रिमेन्स के बारे में। ठीक है, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग पढ़ेंगे आज आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल रिमेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है किस चीज़ में, जो इंडियन एंशियंट हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने में या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में इनका क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, डिकोड करेंगे, अच्छा, और इसको समझेंगे। ठीक है, तरीका क्या है, कभी भी अगर आप सोचेंगे इसको हम लर्न कर ले तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बारे सोचना है, फिर इसके बारे क्या करना है, इसके बारे सोचना है। ठीक है, सोचना है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। एक मैप बनाना है माइंड में। ठीक है, और पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होगा। ठीक है, वरना लर्न करने से कभी नहीं होगा। ठीक है, ये स्टार लग रहा है, उससे अच्छा इसको हटा के क्रॉस कर दो, कभी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है आर्कियोलॉजी एंड मटेरियल रिमेन्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो मेरे द्वारा ये नोट्स बनाया गया, ये नोट्स पर्सनली मेरे द्वारा बनाया गया है। मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने लिखा है कि आर्कियोलॉजी और मटेरियल रिमेन्स ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हम लोगों के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है कि इसने एक वाइटल रोल प्ले किया है हमारे इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, देखेंगे वो जाके, कुछ सोच समझ के ही ना मैंने लिखा है, ऐसे तो नहीं लिख दिया। तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या रीज़न से इस पॉइंट को लिखा गया है कि आर्कियोलॉजी और मटेरियल रिमेन्स ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। सबसे पहला टर्म जो आता है यहाँ पर वो क्या है, वो है आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है, आर्कियोलॉजी का मतलब है द साइंस which enables us to dig old mounds in a systematic manner in successive layer to form an idea of the material lives of the people is called archaeology। क्या था, समझेंगे इसको। यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या कहते हैं हम लोग, कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को किस चीज़ में मदद करता है। ठीक है, माउंट्स को खोदने में एक सिस्टमैटिक मैनर में और एक सक्सेसिव लेयर में। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या है, एक साइंस है। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डिग करते हैं, है ना, क्या, ओल्ड माउंड्स को। अब माउंड्स क्या होता है, माउंड्स का मतलब होता है
जैसे ये एक जगह है, थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना, ये एक जगह है। तो माउंट क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ ज़मीन होता है, थोड़ा सा इसका हाइट है ना, उठा हुआ ज़मीन है, ठीक है, जिसमें क्या है, पुराने कुछ चीज़ दबे हुए हैं। ये कुछ सामान यहाँ है, ये कुछ सामान यहाँ है। तो जब इस जगह के ऊपर हम लोग खुदाई करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग डिग करेंगे, तब हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ सामान देखने को मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर से हम लोग को कॉइन्स मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोगों को कुछ स्टेचू मिल जाता है, ठीक है, कुछ पुराना स्टेचू मिल जाता है हम लोग को यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि कुछ पत्थर मिल जाता है जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक। तो इस टाइप का चीज़ जो है उसे माउंड कहा जाता है ना, कि एक मिट्टी का एक थोड़ा सा उठा हुआ ज़मीन है जिसमें बहुत सारे पुराने सामान गड़े हुए हैं उसी में, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजी से उसको खोदते हैं, उससे निकालते हैं, ठीक है, उसको उसके ऊपर स्टडी करते हैं, फर्दर स्टडी होता है, उसके बारे जानते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी यही है, ये साइंस है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिग करते हैं ओल्ड माउंट्स को, ठीक है। कैसे? एक सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग खोदते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी खोदना स्टार्ट कर दिए। एक सिस्टमैटिक मैनर है जिससे हम लोग खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड सक्सेसिव लेयर में इसे हम लोग सक्सेसिव लेयर में खोदते हैं, ठीक है। पहले इस लेयर को हम लोग अनकवर करते हैं, फिर इस लेयर में आते हैं, फिर इस लेयर में आते हैं। तो डिफरेंट जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो ऐसे करके हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। अलग अलग लेयर में हम लोग खुदाई करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, ठीक है, सक्सेसिव हम लोग साइंस है जिससे हम लोग डिग करते हैं ओल्ड माउंट्स को। माउंट्स क्या है वो पता चल गया, सक्सेसिव मैनर में, सक्सेसिव लेयर में, जिससे हम लोग को क्या मिले, हम लोगों को मिले कुछ मटेरियल्स मिले, ठीक है। और इस मटेरियल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका स्टडी करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, और स्टडी करके हम लोगों को आइडिया मिलता है पहले के लाइफ का। एक आइडिया मिलता है किस चीज़ का, ओल्ड टाइम का। ये है आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या था? आर्कियोलॉजी एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड माउंट्स होता है उसे खोदते हैं। माउंट्स क्या वो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें पुराना सामान वगैरह ये सब छिपा रहता है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, और सक्सेसिव लेयर में उसे हम लोग खोदते हैं, ठीक है, कि वहाँ से जो मटेरियल हम लोगों को मिले और उनके ऊपर फर्दर स्टडी हो, और उस स्टडी से हम लोग एक आइडिया निकालते हैं पुराने टाइम में कैसा उनका लाइफ था, ठीक है। ये होता है आर्कियोलॉजी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजी मीन्स द साइंस विच इनेबल अस टू डिग ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन सक्सेसिव लेयर एंड टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इसे हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये डिकोड हो गया पूरा। चलो आगे। In our country there are abundant material remains left by our ancient Indians, ठीक है। The stone temples in South India, the brick monasteries in Eastern India, ठीक है। तो हम लोगों का जो एंशियंट इंडिया था बहुत रिच था, है ना, बहुत रिच था। तो यहाँ जो हम लोगों के जो एंशियंट लोग थे, एंशियंट टाइम जो हमारा था, ठीक है, वो बहुत रिच था, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास क्या है कि अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट रिसोर्स है।
हम लोगों के पास क्या है, अबंडेंट रिसोर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखेंगे कि जो हम लोग देखेंगे कि ब्रिक मॉनेस्टरीज हैं, ठीक है, मॉनेस्टरीज स्पेलिंग गलत हो सकता है। ब्रिक मॉनेस्टरीज है कहाँ पर, ईस्ट इंडिया में, ठीक है। फिर जाके स्टोन टेम्पल्स हम लोगों को देखने को मिलता है, स्टोन टेम्पल्स हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पर, साउथ इंडिया में। तो ये सब जो है ब्रिक मॉनेस्टरीज देखने को मिल रहा है, स्टोन टेम्पल्स देखने को मिल रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो एंशियंट इंडिया था बहुत रिच था कल्चर में, बहुत ज़्यादा रिच था। तो इन सब से एक आइडिया निकल के आया कि ये हम लोगों को क्या शो कर रहा है, ये सब जो एग्जांपल हम लोग देखते हैं ये हम लोगों को शो करता है कि उतने टाइम में, है ना, उतने टाइम में क्या हुआ कि हम लोग को ये दिखा रहा है कि ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑफ दैट टाइम, कि कितना ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ था, है ना। क्या दिखा रहा है हम लोगों को, ये दिखाता है ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी, ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कभी खुदाई में मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं मंदिर अभी तक वैसा का वैसा है तो ये सब क्या दिखाता है कि हम लोग का जो एंशियंट टाइम था बहुत रिच था, ठीक है। ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ उतने टाइम का वो सब दिखाता है। और बोला गया है कि अभी तक जो हम लोगों को मिला है, ठीक है, ठीक है, और जो हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है प्रेजेंटली, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोगों को मिला है, कॉइन्स मिला है, ठीक है, मान लेते हैं स्टेचू मिला है, ठीक है, ठीक है, या फिर कुछ पत्थर मिले उसमें कुछ लिखा हुआ है, बोला गया कि अभी भी ये बहुत है, ठीक है, जो क्या है, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी बहुत सारा सामान जो ज़मीन है हम लोगों का उसके अंदर में है ना। अभी भी बहुत सारा चीज़ जो है वो गड़ा हुआ है, अबंडेंट रिसोर्स अभी भी हम लोगों के पास में जो है वो गड़ा हुआ है, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ दीज रिमेन्स लाइज बरीड इन द माउंट स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, है ना, पूरे देश में पाया जाता है, पूरे देश में है, ठीक है। बोला कि माउंट्स के बारे में बता दिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि माउंट्स क्या है, एलिवेटेड पोर्शन है लैंड का कवरिंग ओल्ड रिमेन्स, जिसमें पाया जाता है वो है माउंट्स। अब माउंट्स का टाइप में हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं कि माउंट्स जो है, जो माउंट्स है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। माउंट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो एक हम बोलते हैं सिंगल कल्चर माउंट, ठीक है। दूसरा मेजर कल्चर माउंट। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो होगा मल्टी कल्चर माउंट्स, ठीक है। सिंगल कल्चर माउंट, मेजर कल्चर माउंट और मल्टी कल्चर माउंट, अलग अलग टाइप का माउंट जो हम लोगों को देखने को मिलता है। सिंगल कल्चर माउंट का मतलब क्या है, जिसमें क्या है कि एक कल्चर सिर्फ पाया जाता है, वन कल्चर, सिर्फ एक कल्चर देखने को मिलता है सिंगल कल्चर में। मेजर कल्चर में क्या है, एक कल्चर है, ठीक है। मेजर कल्चर में बोल सकते हैं कल्चर 1 है, ठीक है, कल्चर 2 है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ एक के ऊपर ध्यान दिया जाता है किसमें, मेजर कल्चर माउंट में, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग
मल्टी कल्चर माउंड के बारे में देखेंगे, मल्टी कल्चर माउंड के बारे में, तो इसमें क्या होता है, कल्चर 1, कल्चर 2, कल्चर 3, अलग अलग कल्चर जो है हम लोगों को सक्सेसिव लेयर्स में देखने को मिलता है ना, अलग अलग लेयर्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग डिगिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। अब डिगिंग का भी बहुत सारा अलग अलग तरीका है। ठीक है, एक होता है वर्टिकल डिगिंग, वर्टिकल मेथड होता है इसका। दूसरा जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिगिंग। ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल डिगिंग यूज में लिया जाता है, प्रैक्टिकली यही यूज होता है ज़्यादातर में। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिकल है, चीप है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन भी अच्छा खासा दे देता है ये। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, एकदम लेंथ वाइज डिगिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये कोई ग्राउंड है, ये एक माउंड है। ठीक है, इस माउंड में हम लोग गए तो देखते हैं अलग अलग लेयर, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लेयर 1 था, ये इसका पहले मिला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फिर अलग लेयर 2 देखने को मिल रहा है। फिर जब हम लोग खुदाई कर रहे हैं तो लेयर 3 देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सक्सेसिव लेयर जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये वर्टिकल डिगिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, वेयर एज नंबर 1 था ये, नंबर 2 जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग। हॉरिजॉन्टल डिगिंग, हॉरिजॉन्टल डिगिंग के बारे अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिगिंग ज़्यादा क्या बोला गया कि ये एक्सपेंसिव है। ये क्या है, एक्सपेंसिव है। और अगर देखा जाए तो ठीक है, ये ठीक है ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है, क्लियर आइडिया नहीं देता है। ठीक है, नॉट मच इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम लोग, या फिर लिख सकते हैं नॉट अ क्लियर व्यू। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत रेयर यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे उसमें हम लोग अलग अलग लेयर में यूज़ कर रहे थे, इसमें क्या है कि एज अ होल हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे जगह को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एज अ होल हम लोग डिगिंग करते हैं। ये हम लोगों को देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल डिगिंग में। ये एक पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद देखते हैं और क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि टाइप क्या है माउंट्स का, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे है यहाँ पर क्या सिंगल कल्चर माउंट क्या होता है वो हम लोगों ने जाना, मेजर कल्चर माउंट क्या होता है वो हम लोगों ने जाना, मल्टी कल्चर माउंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सिंगल कल्चर माउंट में देख लिया हम लोगों क्या कि बोला कि एक सिंगल कल्चर माउंट में क्या होता है, सिर्फ 1 कल्चर इज डोमिनेंट, सिर्फ एक ही कल्चर रिप्रेजेंट होता है। मेजर कल्चर जो माउंट होता है इसमें क्या होता है, एक कल्चर होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है अदर जो होते हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो मल्टी कल्चर माउंट जो होता है उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ये सेवरल इम्पॉर्टेंट कल्चर इन सक्सेशन। अलग अलग टाइप के कल्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं सक्सेशन में, वो हम लोग मल्टी कल्चर माउंट में होते हैं। ठीक है, और माउंट को हम लोग देखेंगे, फिर वही बात है जो हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि माउंट को जो है वो एक्सकवेट किया जाता है वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली उसको एक्सकवेट किया जाता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सकवेशन मतलब होता है लेंथ वाइज डिगिंग, एकदम ऐसे करके हम लोग जाते हैं नीचे। ठीक है, टू अनकवर द पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ द कल्चर। ठीक है, पीरियड वाइज सीक्वेंस हम लोगों को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और बोला गया मोस्ट साइट जो है डग करे गए हैं वर्टिकली। ठीक है,
और वो अच्छा एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हम लोगों को देखता है मटेरियल कल्चर का, है ना, देगा ही। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे ये पोर्शन जो था हम लोगों का, तो ये पोर्शन क्या है कि इससे हम लोगों को एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मिलता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, फिर देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिगिंग के बारे में बताया गया कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब बोला गया कि ये क्या है, एज अ होल इसको हम लोग, मतलब जब खुदाई होता है तो एज अ होल पूरे जगह के ऊपर होता है और बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए बहुत क्या है, फ्यू इन नंबर है, और ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट पिक्चर, ठीक है। और पूरी तरह से वो इंफॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता है, जो मटेरियल लाइफ ऑफ द पास्ट है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो एक्सकेवेशन हुआ कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यूपी, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ से जो रिमेन्स मिले हैं, जो एंटीक्विटीज़ मिले हैं, वो बेटर कंडीशन में है अगर हम कंपैरिजन करें टू द एक्सकेवेशन जो हम लोगों को ह्यूमिड मॉइस्ट क्लाइमेट में गैंजेटिक प्लेन्स में मिले हैं। क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स में जो एलुवियल सॉइल है ना, अब पानी से इसका रिलेशन बहुत अच्छा है, एलुवियल मिट्टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन इम्प्लीमेंट्स है उनके ऊपर कोरोजन हो जाएगा, जो मड स्ट्रक्चर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ जो बर्न्ड ब्रिक्स होंगे या फिर स्टोन के वर्क होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। क्या समझ में आया, आगे देखते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे एक्सप्लेन। तो यहाँ बोल रहा है कि जो एक्सकवेशन हुआ, जो एक्सकवेशन देखने को हम लोगों को मिला, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक जो हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, है ना, जैसे हम देखेंगे वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे राजस्थान में, ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो एक्सकवेशन हुआ, इन सब इलाकों में जो एक्सकवेशन हुआ और इन सब जगह से जो भी मटेरियल्स यहाँ पर हम लोगों को मिला, है ना, जो भी मटेरियल्स हम लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है, उनका जो कंडीशन है, ये सब जो मटेरियल्स हम लोगों को मिला, क्या मिला हम लोगों को यहाँ से, मटेरियल्स मिला। अब इन सब मटेरियल्स का जो कंडीशन है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, यहाँ मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, यहाँ मॉइस्चर नहीं है, इसीलिए यहाँ का कंडीशन कैसा है, कंडीशन अच्छा है। वेयर एज अगर हम लोग देखें इधर का जो एक्सकवेशन हुआ, ठीक है, जो एक्सकवेशन हम लोगों को गैंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिला, ठीक है, जो एक्सकवेशन हम लोगों को गैंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल का मतलब क्या है कि मानते हैं यहाँ से अगर नदी गुजर रहा है, ये अगर रिवर है ना, ये अगर रिवर है तो यहाँ जो मिट्टी होगा, ये मिट्टी जो होगा ये, ठीक है, ये होगा अलूवियल सॉइल, ठीक है। नदी के साइड साइड में जो मिट्टी होगा वो क्या होगा, अलूवियल सॉइल। अब यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, पानी है, यहाँ पर पानी है, ठीक है। अब पानी है तो क्या होगा, पानी है तो यहाँ पर हो जाएगा कोरोजन, किसमें, जो आयरन्स होंगे, जो आयरन इम्प्लीमेंट्स यहाँ से पाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर जाएंगे, उनका कोरोजन हो जाएगा, ठीक है।
जो यहाँ पर से बोल सकते हैं जो मड स्ट्रक्चर जो है वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पानी लग के ख़राब हो जाएगा ना। यहाँ का जो मड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा, जो मटेरियल्स यहाँ पर जो पाए जाएंगे, जो मटेरियल्स यहाँ पाए जाएंगे उनका जो कंडीशन होगा वो कैसा होगा? वो कंडीशन होगा बैड, वो ख़राब कंडीशन में होंगे। यहाँ जो मटेरियल्स पाए जाएंगे उनका कंडीशन अच्छा नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यही बात को यहाँ पर दिए एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पर पहले जैसे हम पढ़े यहाँ पर कि मॉइस्चर कंटेंट वाला जो एरिया होगा वहाँ पर जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मड स्ट्रक्चर जो है डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ बर्न्ट ब्रिक्स या स्टोन्स वाले जो होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक्सकवेशन अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक्सकवेशन गिव्स द आइडिया ऑफ द लेआउट ऑफ सेटलमेंट इन विच पीपल लिव, द टाइप ऑफ हाउस, सीरियल यूज्ड एज अ फूड टूल्स। ठीक है, टूल्स, ठीक है, फूड हो गया, टूल्स हो गया, या इम्प्लीमेंट से जो यूज़ करते थे वो सब के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक्सकावेशन से क्या मिल रहा है? एक्सकावेशन से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जो ओल्ड जो लोग थे, जो ओल्ड टाइम था, ठीक है, इस ओल्ड टाइम के जो मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल रिमेन्स है, ठीक है, मटेरियल रिमेन्स देखा जाए तो किस टाइप का मटेरियल रिमेन्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे किस टाइप का ये लोग हाउस था, ठीक है, क्या टूल्स ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है, क्या सीरियल्स हो गया, ठीक है, सीरियल्स हो गया, ठीक है, या फूड हो गया, क्या ये लोग खाते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से एक्सकेवेशन से ये सब समझ में आता है। ठीक है, एक यहाँ पर बात बोला गया है कि साउथ इंडिया में एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में क्या देखने को मिलता है? अगर कोई आदमी जैसे मर जाता था, ठीक है, तो इसको ये क्या करते थे? मिट्टी में दफना देते थे, और इसके साथ में कुछ कुछ आइटम्स जो है, टूल्स हो गया या फूड हो गया, है ना, इनके साथ में इनका टूल्स, ठीक है, फूड, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब भी ये लोग क्या कर देते थे, यहाँ पर उसको दफना दिया करते थे। आदमी तो यहाँ पर मर गया है, ठीक है, आदमी यहाँ मर चुका है, और ये सब सामान को भी यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर आदमी के साथ में इन सब को भी यहाँ पर गाड़ दिया करते थे। ठीक है, और इसी चीज़ को बोला गया है क्या? मेगालिथ्स। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया मेगालिथ्स बोला गया है इसे, है ना, इसे बोला गया मेगालिथ्स बोला गया। ठीक है, साउथ इंडिया में देखने को मिला। अच्छा, तो ये सब हो गया। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट जो कंक्लूजन हम लोगों का होगा, ठीक है, कंक्लूड अगर हम करते हैं इसको यहाँ पर आज, मतलब इस टॉपिक को कंक्लूड अगर करते हैं, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यार, ठीक है, कंक्लूड अगर करते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि अब जो मटेरियल्स रिमेन्स हम लोगों को मिला है, जो मटेरियल रिमेन्स हम लोगों को मिला, ठीक है, किससे मिला हम लोगों को? बाय एक्सकावेशन, ठीक है, एक्सकावेशन से मिला। अब इनके ऊपर में क्या होगा? इनका होगा रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या होगा? इनका रेडियो कार्बन डेटिंग करा जाएगा, और रेडियो कार्बन डेटिंग करके इनका एज पता किया जाता है। ठीक है, कि इनका एज कितना है वो हम लोगों को रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो ये क्या था? ये था कि आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर इसको देखें। ठीक है,
तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या बोला गया था। तो आर्कियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आर्कियोलॉजी का बहुत वाइटल बताया गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत इसने इंपॉर्टेंट रोल किया है रिकंस्ट्रक्ट करने में एंशिएंट हिस्ट्री को। और आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? उस साइंस को कहते हैं जो हम लोग को मदद करता है डिग करने में ओल्ड माउंटेन्स को सिस्टमैटिक मैनर में, सक्सेसिव लेयर में, जिससे हम लोग को एक आइडिया मिल सके कि उतना टाइम को, पुराना टाइम का जो मटेरियल लाइफ था वो कैसा है, उसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। बोला गया हमारे जो पुराने लोग थे वो बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स को छोड़ के गए। जैसे हम लोग बोलेंगे साउथ इंडिया में जो स्टोन टेम्पल्स देखने को मिलता है, ईस्ट इंडिया में ब्रिक मोनेस्टरीज देखने को मिलता है, तो ये सब हम लोग को क्या दर्शाते हैं? ये सब हम लोगों को, ये सब देख के हम लोग को ये समझ में आता है कि पुराने जो लोग थे उनके पास कितना ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ था, जो ये सब वो लोग बना के गए, ठीक है। और बोला गया है कि जो माउंट्स में जो गड़ा हुआ है ये पूरे देश में हम लोग का फैला हुआ है। फिर माउंट क्या होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे पहले ही, कि जिसमें ये सब पाया जाता है मटेरियल रिमेन्स, उसे माउंट्स कहते हैं। माउंट्स का टाइप देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। माउंट्स को कैसे डग किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो हम लोग यहाँ पर देखे इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला गया यहाँ पर कि कंपैरिजन करें हम लोग कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पाया गया एक्सकवेशन से उसका कंडीशन कैसा है, जो अपना ईस्टर्न इंडिया में पाया गया उसका कंडीशन कैसा है, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सकवेशन से जो हम लोग को मिला वो क्या बताता है, उतने टाइप का कैसा घर था, क्या खाते थे, क्या फूड यूज़ करते थे, क्या टूल्स यूज़ करते थे, वो सब हम लोग देखें। साउथ इंडिया के हम लोग देख के वहाँ पर का एक चीज़ देखी कि साउथ इंडिया में वो लोग जब आदमी मरता था तो उसके साथ में पोट्री हो गया, टूल्स हो गया, फूड, ये सब गाड़ देते थे और उनको ही बोला गया मेगालिथ्स बोला गया, ठीक है। तो मटेरियल रिमेन्स जो मिला लास्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हम लोग उसका एज पता करेंगे। और एक और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गया, ये सब के बारे में देखेंगे तो प्लांट का जो रेसिड्यू होता है, उसका जो अवशेष बचा हुआ होता है, उसके स्टडी से हम लोग इसके बारे पता करते हैं, क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। और थ्रू हम लोग बोल सकते हैं एक टर्म यहाँ पर है पोलन एनालिसिस के मदद से हम लोग यहाँ पर इसको पता करते हैं, ठीक है। फिर अगर देखेंगे कि प्लांट के बारे तो हम लोग पता कर लिए, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि उतने टाइम जो मेटल वगैरह यूज़ करते थे, है ना, जो मेटल्स वगैरह ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है, जिससे इनसे टूल्स बनता था, तो ये हम लोग इससे हम लोग क्या पता चल जाएगा किस एरिया में ये हो रहा है, ठीक है। क्या उस एरिया में क्या इसका प्रोडक्शन है, क्या यहाँ पर ये पाया जाता है, क्या ये मिनरल्स, इसका जो मिनरल्स ये पाया जाता है, तो ये सब हम लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि लोकेशन हम लोग पता कर सकते थे। लोकेशन देख के हम लोग समझ जा रहे थे कि किस टाइप का यहाँ पर मेटल है, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें मदद कर रहा था समझने में। तो ये क्या था, आर्कियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है पहला, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है वो हुआ यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सबसे पहले देखें हम लोग आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी यहाँ पर हुआ ये वाला, ठीक है, आर्कियोलॉजी डन, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो देखते हैं अब। दूसरा टॉपिक जो है वो देखेंगे हम लोग कॉइन्स। कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉइन्स का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक। बोला जाता है कि अ गुड नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस एंड मेनी ऑफ देम हैव बीन अनअर्थ बाय डिगिंग, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। In the ancient Indian times, paper currency was not in use. Coins of metal, copper, silver, gold, etc. were made. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोला जा रहा है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम लोग बात करें क्या, कॉइन्स के बारे में, ठीक है। अब जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देख रहे हैं। कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉइन्स के बारे में अगर देखते हैं तो कॉइन्स से हम लोग को क्या समझ में आता है, तो बोला गया है कि जैसे मान लेते हैं
कि ये है लैंड, ठीक है। तो बोला गया इस लैंड में थोड़ा सा घास उगा देते हैं, ठीक, थोड़ा सा एक पेड़ बना देते हैं, थोड़ा अजीब पेड़ है। तो इस लैंड में बोला गया कि कुछ जो कॉइन्स हैं वो ऐसे पड़े हुए थे ज़मीन में, वो भी मिले हैं। कुछ जो कॉइन्स हैं वो ज़मीन के अंदर थे। इनको कैसे निकालेंगे? डिग करेंगे, इसका डिगिंग करेंगे, तब हम लोगों को ये सब मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारा कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। क्या देखने को मिला हम लोगों को? कॉइन्स देखने को मिला। अब जो कॉइन्स था वो किसका हुआ था? मेटल का होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में, ठीक है, दैट टाइम में क्या था? दैट टाइम में पेपर करेंसी का यूज नहीं था। नो पेपर करेंसी, कोई भी पेपर करेंसी उतने टाइम में नहीं देखने को मिलता था। तो इसीलिए हम लोगों को मेटल कॉइन देखने को मिल रहा है, सिल्वर कॉइन, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड का, ठीक है, कॉपर का, एक्सेट्रा, ये सब कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है उतने टाइम। आगे आगे अगर हम देखेंगे तो एक बात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉइन्स, ठीक है, जिस एरिया में ये कॉइन्स पाया जा रहा है उससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर ये कॉइन चलता था। इनका एरिया ऑफ सर्कुलेशन या रीजन ऑफ सर्कुलेशन हम लोग पता कर सकते हैं, और जिससे हम लोग को मदद मिलता है किस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने में, कि वहाँ पर का जो रूलिंग डायनेस्टीज था उनके बारे में, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर कॉइन्स के बारे में? कि कॉइन्स हम लोगों को जहाँ मिला, कॉइन्स अगर मान लेते हैं हम लोगों को ये एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस का नाम हम पकड़ लेते हैं, क्या है? बड़ा नागपुर। छोटा नागपुर नहीं है, बड़ा नागपुर मान लेते हैं, ठीक है। और इस जगह में कॉइन्स पाया गया। तो इन कॉइन्स को देखकर ये आइडिया तो हम लोग को आता है ना कि एरिया ऑफ सर्कुलेशन इन कॉइन्स का यही था। यहाँ पर ये कॉइन्स चलते थे। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोगों के पास क्या है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स हैं हम लोगों के पास में। तो इंडिया में अगर आज से 500 साल के बाद अगर हम देखेंगे, अगर कुछ ऐसा हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, तो सब खत्म हो जाएगा। सब कहाँ चला जाएगा? फिर से ज़मीन में मिल जाएगा। तो 500 साल के बाद में फिर वहाँ पर अगर कोई सिविलाइजेशन होता है तो वो लोग भी क्या करेंगे? डिगिंग करेंगे। तो यहाँ पर से ये लोगों को मिलेगा कॉइन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग जो कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स कौन बनाता है? आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे कभी आगे जाके। तो कॉइन्स जो यहाँ पर मिलेगा, उस कॉइन्स को देख कर समझ में आएगा ना कि ये कॉइन्स जो है सिर्फ इसी एरिया में मिल रहा है, ठीक है। मतलब उस एरिया के बारे में पता चल रहा है ना कि इस एरिया में सर्कुलेट होता था। ये तो आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को। दूसरी बात यहाँ से जो हम लोगों को पता चलेगा, अब इस एरिया ऑफ सर्कुलेशन से हम लोग पता चलेगा यहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट था, ये पता चलेगा ना। अभी तो डायनेस्टी नहीं है, किंग नहीं है, ठीक है, तो पता चलेगा उतना टाइम ये गवर्नमेंट था, मोदी जी को जैसा काम कर रहे थे, इसके ऊपर में कुछ कॉइन छाप रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप का देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से देखेंगे कि ओल्ड टाइम में यहाँ पर हम लोग को क्या मिला कि रूलिंग डायनेस्टीज, जो रूलिंग डायनेस्टी था, ठीक है, यहाँ पर जो रूलिंग डायनेस्टीज थे उनके बारे में हम लोगों को आइडिया मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलेशन पता चल गया, अभी एरिया ऑफ सर्कुलेशन देखेंगे तो वहाँ पर जो रूलिंग डायनेस्टीज था उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये हम लोग देखें। उसके बाद आगे देखते हैं, कॉइन्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। आज भी उतने टाइम भी, आज भी करेंसी को मेरा अलग अलग काम है, उतने टाइम भी अलग अलग काम था।
आज भी हम लोग कॉइन्स को क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं, पैसा देते हैं ना, पैसा डोनेट करते हैं। आज पेपर करेंसी है, आज अलग अलग मोड है, आज हम गूगल पे कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं, है ना। उतने टाइम नहीं था, उतने टाइम बस मेटल कॉइन था, तो मेटल कॉइन्स का डोनेशन हम लोग उतने टाइम देखने को मिलता था। मोड ऑफ पेमेंट आज भी यूज़ हो रहा है, उतने टाइम भी देखने को मिलता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज भी देखने को मिल रहा है, उतने टाइम भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ से क्या है, ये एक इमेज देता है उतने टाइम का इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसा था। अब ज़्यादा पैसा कहीं से मिलेगा तो ये तो समझ में आएगा ना कि वो एरिया बहुत रिच था, किसी वजह से तो रिच था। ठीक है, अब कॉइन्स जो होगा, ठीक है, इन कॉइन से हम लोगों को वहाँ का इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में आइडिया मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री का उतना टाइम का आइडिया मिलेगा। ठीक, फिर बोला गया कुछ जो कॉइन्स होते थे वो गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट, जो मर्चेंट्स का अपना अपना गिल्ड होता था, जो ग्रुप होता था, उनके द्वारा इशू किया जाता था। कुछ जो सोनार होते थे, गोल्ड स्मिथ्स होते थे, उनके द्वारा इशू किया जाता था। लेकिन बोला गया विद द परमिशन ऑफ रूलर। कैसे पता चला? हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो, एक कॉइन मिला हो यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरा कॉइन मिला हो, ठीक है, यहाँ पर जो मर्चेंट है, ठीक है, उसका कोई सिंबल था, मान लेते हैं यहाँ पर का मर्चेंट जो था उसका सिंबल कुछ ऐसा ये पत्ता वाला था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ्स है, जो सुनार थे यहाँ पर, उनका जो यहाँ पर मिला कॉइन्स, उस कॉइन्स में मान लेते हैं यहाँ पर जो सिंबल था, मान लेते हैं कि एक अंगूठी हुआ करता था, उसका सिंबल था इसका, इसमें एक रिंग का सिंबल था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर एक किसी किंग है, ठीक है, ठीक है, XYZ, वो किंग का कुछ सिंबल है या कुछ भी है। यहाँ पर भी एक किंग है, ठीक है, वो सेम सिंबल है, XYZ है, तो ये सेम सेम मिल रहा था। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये आइडिया मिलता है कि हो सकता है, ठीक है, कि मर्चेंट जो है कॉइन बनाते थे और ये भी कॉइन बनाते थे, लेकिन किससे? ठीक है, किसके परमिशन से? परमिशन, ठीक है, ठीक है, ऑफ किंग। किंग के परमिशन से ये लोग कॉइन्स बनाते थे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बस छापना स्टार्ट। ठीक है, हाथ जो है ना RBI, तो उतने टाइम भी कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पर तो पता चलता है। ठीक है, ये पता चल रहा है। अच्छा, अब ये जो कॉइन जो देख रहे हैं, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट हो गया, ये स्मिथ्स बना रहे हैं, इससे इम्पोर्टेंस ऑफ क्या पता चलता है? क्राफ्ट एंड कॉमर्स। ठीक है, कि क्राफ्ट और कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट होगा उस टाइम में, ये पता चलता है ना। ये पता चलता है कि ये सबसे क्या पता चलता है कि क्राफ्ट, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या थे? इम्पॉर्टेंट थे, इनका इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। ठीक है, ये पता चलता है। उसके बाद देखेंगे, बोला जाता है कि बहुत सारा कॉइन्स, ठीक है, जो कॉइन्स था वो बोला गया कि पोस्ट मौर्य और किसके टाइम में? गुप्ता पीरियड में। ठीक है, बहुत सारा क्या देखने को मिला? कॉइन्स देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन पोस्ट मौर्यन टाइम्स एंड इन गुप्ता टाइम्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कॉइन जो मिला, यहाँ पर जो कॉइन्स मिला वो कितना मिला? बोला गया लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर पोस्ट मौर्यन टाइम में और गुप्ता टाइम में कॉइन्स देखने को मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा था उतने टाइम में, ये समझ में आता है। लेकिन अब क्या हुआ कि
पोस्ट मौर्यन टाइम में, पोस्ट मौर्यन टाइम में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, नंबर ऑफ कॉइन्स जो था ये डिक्रीज हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स घट गया। ठीक है, तो कॉइन से हम लोग ये समझ में आया। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स पाया गया, गुड नंबर ऑफ कॉइन्स पाया गया, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स पाया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो क्या दिखाता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। स्पेशली बोला गया पोस्ट मौर्य के टाइम में, ठीक है, और ए गुड पार्ट ऑफ द गुप्ता के अंपायर के टाइम में। लेकिन बोला गया कि बहुत कम कॉइन्स देखेंगे, अगर देखने को मिला हम लोगों को पोस्ट मौर्य के टाइम में। मतलब हम लोग जब इसको निकालें, इसका कार्बन डेटिंग किए, तो क्या देखने को मिला है कि एक टाइम पीरियड का कॉइन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो कॉइन कम हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि ट्रेड एंड कॉमर्स फिर घटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा कि सबसे पहला होगा यहाँ पर मौर्यन टाइम, ठीक है, उसके बाद आएगा पोस्ट मौर्यन, ठीक है, उसके बाद देखेंगे गुप्ता, उसके बाद पोस्ट गुप्ता। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग कि मौर्यन जब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कुछ पाया गया था, लेकिन पोस्ट मौर्यन में देखेंगे बढ़ा है इसका यूज़, ठीक है, बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है। लेकिन गुप्ता टाइम पीरियड में देखेंगे एकदम पीक में था ये, ऐसे। और फिर गुप्ता टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है, इसको हम चलाना चाहिए, थोड़ा सा गलती हो गया एक चीज़ कि गुप्ता टाइम पीरियड में एकदम पीक में गया, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन पोस्ट गुप्ता टाइम में फिर से ये डाउनफॉल इसका आ गया। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ देखने को मिला हम लोगों का, किस चीज़ के बारे, कॉइन्स के बारे में, कि एक टाइम के लिए आया 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 आया, ऊपर गया ऊपर उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है उठता 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 गया, यहाँ तक गया, और पोस्ट मौर्य टाइम में फिर से ये डिक्रीज हो गया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर घट गया, ट्रेड एंड कॉमर्स फिर से घट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बात बोला जा रहा है, कॉइन्स बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ किंग्स एंड गॉड्स कंटेन्स रिलीजियस सिंबल इंडिकेट द आर्ट एंड रिलीजियन ऑफ दैट टाइम। अब जो कॉइन्स पाए गए, ठीक है, ठीक है, इसमें किंग का नाम है, ठीक है, जो कॉइन्स पाए गए इसमें कुछ रिलीजियन से रिलेटेड है, ठीक है, और क्या था एक चीज़, रिलीजियस सिंबल हो गया, आर्ट, कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, कुछ आर्ट है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ से पहला हम लोगों के किंग का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, वहाँ पर का रिलीजियन कैसा था उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, आर्ट कैसा था वो हम लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, रूलिंग किसका था वो मिल जाएगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंस था किसका, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है, तो ये हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब इसी को, इतने बात को मैंने तो कम से कम अभी 4000 वर्ड में इस बात को बताया होगा, आपको सिर्फ 200 वर्ड में एक्सप्लेन करना है, बस सिर्फ 200 वर्ड में एक्सप्लेन करना है इसको, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, 200 वर्ड लिमिट, उतने में करना, उससे ज़्यादा नहीं करना, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हम लोगों का कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर तीसरा जो हम लोग देखेंगे, कॉइन्स हम लोगों का हो गया, कॉइन्स भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे।
आज हम लोग इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आज लास्ट करेंगे इंस्क्रिप्शन, कल ये 2 टॉपिक करेंगे, ये और ये, इसको कल 2 करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज और फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में कल करेंगे। आज लास्ट देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंस्क्रिप्शन का, वो बारे देखेंगे हम लोग। जो लिपि, हिंदी में जो लिपि हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्क्रिप्ट किया गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के बारे अगर हम स्टडी करें, ये इंस्क्रिप्शन, वो इंस्क्रिप्शन, एक्स वाई फलाना, जो भी अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शन है, अगर उनको हम स्टडी करें, ठीक है, उसको कहते हैं एपिग्राफी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसे कहा जाता है क्या, एपिग्राफी। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। वही चीज़ें यहाँ पर क्या बोला गया, एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी एंड राइटिंग यूज्ड इन इट, उसका जो स्टडी होता है उसे कहते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन का स्टडी को एपिग्राफी, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि ये एक पत्थर है, इसमें कुछ भाषा, कुछ लिखा हुआ है ऐसे, इसमें एक अलग है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें एक राइटिंग जो है, इसमें जो राइटिंग है, ठीक है, तो ये डिफरेंट राइटिंग्स हैं, डिफरेंट राइटिंग्स है। और इन राइटिंग्स का जब हम स्टडी करेंगे, जब इनका स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा पैलियोग्राफी। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पैलियोग्राफी कहा जाएगा। तो एपिग्राफी क्लियर है इंस्क्रिप्शन के बारे में। जो उसमें राइटिंग्स यूज्ड है उनका स्टडी करे तो उसे कहा जाएगा पैलियोग्राफी, ठीक। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है कि इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉइन से ज़्यादा, मोर इम्पॉर्टेंस देन कॉइन, ठीक है। ये सील में अलग अलग, स्टोन में, पिलर्स में, रॉक्स में, कॉपर प्लेट्स में, टेम्पल के वॉल में, अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब मान लो कि यह है कॉइन, ठीक है, इसमें कुछ सिंबल है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, मानते हैं कुछ लिखा हुआ है, कुछ राइटिंग भी है, ठीक है। अब राइटिंग यहाँ पर है, ये तो बुक तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू बुक, ठीक है। बट यहाँ जो इंस्क्रिप्शन है, मान लेते हैं कि एक सील पाया गया, एक स्टोन है, ठीक है, एक पिलर है, ये क्या है, एक पिलर है, ठीक है, ये टेम्पल है, ये टेम्पल है, और क्या चीज़ था यहाँ पर, कॉपर प्लेट्स है, ठीक है, ये सब कॉपर प्लेट्स है, ठीक। अब इन सब में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है,
कॉइन्स में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन यहां से कितना मिलेगा, मान लेते हैं यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हम देंगे 1 स्टार, लेकिन इंस्क्रिप्शन से जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन का इसका हम देंगे 3 स्टार। क्यों? क्योंकि ज़्यादा है, मोर है, वो मोर नहीं, ठीक है, मोर इन नंबर। ठीक है, मोर इन नंबर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो कॉइन से ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना हम लोगों को, ठीक है। तो सील्स में, स्टोन में, पिलर्स में, रॉक्स में, कॉपर प्लेट्स में, टेम्पल के वॉल में, ये सब जगह पे हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि इंस्क्रिप्शन जो यूज़ किए गए हड़प्पन टाइम में, वो अभी तक उसका मीनिंग पता नहीं चला है, डिसिफर नहीं किए गए हैं टिल नाउ तक, ठीक है। और वो बोला गया पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थे वो लिखे इसमें लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे 3rd सेंचुरी BC में, और उसके बाद संस्कृत में लिखा जाने लग गया 2nd सेंचुरी AD से, और रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाने लग गया 9th और 10th सेंचुरी से। क्या मतलब हुआ? बोला जा रहा है कि सबसे पहले नंबर 1 अगर देखेंगे तो हम लोग को जो इंस्क्रिप्शन मिला, हम लोगों को जो इंस्क्रिप्शन मिला वो कहाँ मिला? हड़प्पा के टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मिला अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट डेसिफर्ड, ठीक है, नॉट डेसिफर्ड। क्योंकि इसका जो इंस्क्रिप्शन था हड़प्पा वाला वो कैसा था, मानते हैं ये एक लाइन है, तो ये ऐसा था, मानते हैं यहाँ पर एक बर्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई सिंबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ आदमी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कुछ ऐसा कोई भी ऐसे 4-5 पैर वाला कुछ जानवर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन जो था ना इनका, ये था पिक्टोग्राफिक। ये कैसा था? ये पिक्टोग्राफिक था, ठीक है। ईच सिंबल जो होता था, ईच सिंबल जो होता था उसका कुछ मीनिंग हुआ करता था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी तक क्या है, टिल नाउ, ठीक है, नॉट डिकोडेड, अभी तक इसके डिकोड नहीं किया गया, ठीक। सबसे पहले जो डिकोड हुआ, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में नंबर, ठीक है, रोमन में 1 में लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, 3rd सेंचुरी 3rd BC के टाइम में इंस्क्रिप्शन जो था वो प्राकृत में लिखाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा देखेंगे 2nd AD के टाइम में, फिर यहाँ पर संस्कृत को यूज किया गया। 3rd देखेंगे 9th, ठीक है, एंड 10th सेंचुरी से फिर रीजनल लैंग्वेज में इसे लिखा जाने लग गया, है ना। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ कि 3rd सेंचुरी में प्राकृत, 3rd सेंचुरी BC में प्राकृत में, 2nd सेंचुरी AD से फिर संस्कृत में, और रीजनल लैंग्वेज में 9th और 10th सेंचुरी के टाइम में देखने को मिला, ठीक। बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ अशोका जो इंस्क्रिप्शन थे वो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। जैसे ब्राह्मणी एक लैंग्वेज था अशोका के टाइम में, उसमें इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। खरोस्ती था, उसमें लिखा जाता था। ग्रीक में लिखा जाता था। अरामायक में लिखा जाता था,
तो जब हम लोग आगे जाकर जब पढ़ेंगे अशोका के बारे में, तब हम लोग देखेंगे कि ये सब लैंग्वेज कहाँ कहाँ प्रिवेलेंट था, ठीक है। और जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो डिकोड किया गया अभी तक में, वो अशोका के द्वारा ही इशू किया गया था 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है। और 1837 में उसे जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया। क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब बोला गया फर्स्ट डिकोडेड, ठीक है, जो हुआ किसके द्वारा किया गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कोलकाता में प्रिंसेप घाट भी है। कब, 1837 में डिकोड किया गया। किसको डिकोड किया गया, ऑफ अशोका। अशोका का जो था उसको डिस्कवर किया गया। और बोला जाता है कि 3rd सेंचुरी BC में जो यहाँ पर, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में जो इशू किया गया था, ठीक है, जो इशू हुआ था उसी को डिकोड किया गया, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास जो इंस्क्रिप्शन जो डिकोड हुआ है ना, वो बहुत सारा अलग अलग मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिला, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलेगा, उसका अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। स्पेशली कौन, जो किंग्स के होंगे, ठीक है। जैसे कुछ जो होंगे रॉयल ऑर्डर्स होंगे, दूसरा जो होगा कुछ वोटिव ऑर्डर्स होंगे, थर्ड देखेंगे जो हम लोग वो क्या है, और यहाँ पर, ठीक है, हाँ लगभग यही सब है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, जैसे रॉयल ऑर्डर ऑफ किंग, वोटिव ऑर्डर्स, वोटिव रिकॉर्ड्स, यूलॉजी, डोनेशंस, ये सब के मिला है। जो अशोका का जो मिला है इंस्क्रिप्शन, मेनली वो क्या है, रॉयल ऑर्डर्स वाले हैं, ठीक है। जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था समुद्रगुप्त का, वो उनका एट्रीब्यूट्स, उनका अचीवमेंट जो था, उन चीज़ों को दिखलाता है, ठीक है, यूलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन लैंड ग्रांट से रिलेटेड था, उसका इम्पोर्टेंस बहुत था, क्योंकि ये उतने टाइम का लैंड सिस्टम के बारे बताता था, है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे बताता था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लैंड ग्रांट्स वाला जो इंस्क्रिप्शन था बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने टाइम का लैंड सिस्टम के बारे बताता था। अशोका का जो अशोका थे उनका रॉयल ऑर्डर्स वाला था। जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का, उसमें उनके बारे में, उनका एट्रीब्यूट, उनका अचीवमेंट के बारे दिया गया है। और लैंड ग्रांट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो उतने टाइम का लैंड सिस्टम को समझने में, उतने टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में, एशियन टाइम के, उसमें बहुत ही मदद करता था, ठीक है। हम लोगों को जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, वो किस पे लिखा हो गया था, स्टोन्स में लिखा गया था, फिर कॉपर प्लेट्स में लिखा गया था। फर्दर देखेंगे, ठीक है, आगे जाकर देखेंगे तो ये फिर साउथ इंडिया में हम लोगों को इंस्क्रिप्शन जो स्टोन में जो है ये देखने को मिला, टेम्पल्स वगैरह में लार्ज स्केल में देखने को मिला, ठीक है। और कहाँ पर देखने को मिला, फर्दर देखेंगे तो वॉल्स जो होगा टेम्पल का, उनके ऊपर भी देखने को मिला, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन जो हुआ था, जो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला, हम बोल सकते हैं पहले कहाँ, स्टोन में देखने को मिलता था, फिर कहाँ देखने को मिला, कॉपर प्लेट्स में देखने को मिला, कॉपर प्लेट्स में देखने को मिला, फिर वॉल्स में देखने को मिला। फर्दर देखेंगे तो टेम्पल के वॉल्स में देखने को मिला, ठीक है, टेम्पल वॉल्स। तो ये सब हम बोल सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर हम लोग यहाँ से इंस्क्रिप्शंस का क्या इम्पोर्टेंस था वो हम लोगों को समझ में आया, ठीक है, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
ठीक है, एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अमेंडिंग टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दो चीज़ जो बचा हुआ है इसमें, किसके बारे में, एक होगा लिटरेरी सोर्सेस के बारे में और एक फॉरेन अकाउंट्स के बारे में कल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो क्या करिए, शेयर करिए बाबू, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू।